हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आज सभी को मिनरेशन साइंस में स्वागत है। हमने इससे पहले आपको केमिस्ट्री के पहले चैप्टर को हम जानकारी दे दी थी, जिसमें हम लोगों ने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की हम जानकारी दी कि केमिस्ट्री क्या है और केमिस्ट्री को कैसे यूज करना है। आज हम इसके बारे में जानेंगे और साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे केमिस्ट्री का आज के समय में कहाँ कहाँ पे यूज ज़्यादा तौर पे किया जाता है और आपके लिए उसके लिए क्या क्या स्कोप अवेलेबल है। तो ये शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपको बेहतरीन नॉलेज मिलती रहे। तो आज शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने लिख रखा है, मैं आपको टाइम बचाने के लिए लिख रखा है, वरना मैं इसको लिखते चलते तो फिर भी आपको जो वीडियो लेंथ होती है वो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो ज़्यादा समय व्यतीत बर्बाद ना करने से बेहतर क्या होता है कि आप इसको बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर लेंगे तो आपको बेटर रहेगा, जो आपको कम समय में और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये शुरू करते हैं। तो हम यहाँ जैसे देख रहे हैं कि हम कल बात बताई गई थी कि कल हम बात करेंगे स्कोप ऑफ केमिस्ट्री की। तो स्कोप ऑफ केमिस्ट्री में क्या है, हमारे आज के समय में केमिस्ट्री कहाँ कहाँ यूज होता है। तो जिसको मैंने लिख रखा है कि आज के समय विदाउट केमिस्ट्री वी डज नॉट इमेजिन आवर लाइफ। सिंपल सी बात है, हम बिना केमिस्ट्री के हम अपने जीवन की कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। चाहे शुरुआत से बात करें चाहे आगे चल के कोई भी चीज की बात करेंगे तो वहां पे बिना केमिस्ट्री का यूज करना आवश्यक है। तो बात कही जाएगी कि विदाउट केमिस्ट्री वी डज नॉट इमेजिन आवर लाइफ एंड टुडेज वी यूज केमिस्ट्री फॉर मेकिंग गुड्स, मेडिसिन फॉर फूड, बायोफ्यूल्स, इट्स अर्थात बहुत ऐसी चीजें हैं जो हम लोग अपने केमिस्ट्री के द्वारा बनाते हैं। जैसे केमिस्ट्री से गुड्स बनते हैं। गुड्स किसी प्रकार सामान, कौन सामान आप चाहे खाने की बात कर लेते हैं चाहे डेली यूज करने वाली बात कर लेते हैं, सारी चीजें क्या होती हैं आप यहाँ पे बना सकते हैं। बिना केमिस्ट्री आप नहीं बना सकते हैं। उसके अलावा मेडिसिन की अगर बात की जाए तो मेडिसिन, आज के समय मेडिसिन बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हम जितना भी हम कोई भी प्रकार की दवा खानी होती है, दवाओं का यूज करना होता है, कहाँ से आती है? वो सब केमिस्ट्री की ही देन है। केमिस्ट्री अगर नहीं होती तो वो सारी चीजें कंपाइल करके नहीं पता चल पाता कि क्या चीजें किसके लिए आवश्यक है। फिर बात कर लेते हैं फूड के लिए। आज के समय जितने भी हम लोग कार्बोनिक फूड खाते हैं, या बात कर लेते हैं बाहर मार्केट में जितने फूड्स आते हैं प्रिजर्व करके रखे जाते हैं, कारण क्या होता है? क्योंकि वो केमिस्ट्री का ही भाग है। बिना केमिस्ट्री के प्रोसेसिंग के आधार पर हम इसको यूज नहीं कर सकते, इसका फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। आज के समय में बायोफ्यूल बहुत बेहतर तरीके से यूज किया जाने वाला एक पार्ट माना जाता है। जैसे हम लोग अपने फॉसिल फ्यूल की बात कर लेते हैं। फॉसिल फ्यूल क्या होता है? एक प्रकार का ऐसा फ्यूल जो काफी लाखों करोड़ों साल से हमारी जमीन के अंदर दबा है, जिसको हम यूज करते चले आ रहे हैं। तो वो फॉसिल फ्यूल इसी प्रकार से बायोफ्यूल भी बनाया जाता है। तो इसको आपके कई चीजें मिलेंगी। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप चल करके केमिस्ट्री को पढ़ करके केमिस्ट्री में बेहतर अपना एक कैरियर तैयार करें, तो केमिस्ट्री के तैयार करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? इसका यूज कर सकते हैं कहाँ पे? फूड प्रोसेसिंग के लिए भी आपको सबसे बेटर प्रोसेस होती है। अगर आप अपनी जॉब को सिक्योर करना चाहते हो, बेहतर मानना चाहते हैं केमिस्ट्री पढ़ करके हमारी बेहतर एक लाइफ प्राप्त कर ले, तो इसमें सबसे बेटर माना जाता है फूड प्रोसेसिंग के। क्योंकि आज के समय में आपके आगे चल कर किस कहीं पर भी हम बिना फूड के सरवाइव नहीं कर सकते, आप बखूबी जानते हैं। तो फूड को प्रोसेस करना, फूड को प्रिजर्व करना, फूड को अच्छी तरीके से बेहतर तैयार करना, ये सारी चीजें आपको स्कोप में इसके अंदर मिलेगी। या दूसरी बात कर लेते हैं यहाँ पे कि और कहाँ पे आपको स्कोप मिलेगा। स्कोप आपका होता है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर की अगर बात की जाए तो एग्रीकल्चर में क्या होता है कि आप अपने खेती के बारे में, खेती को कैसे बेहतर बना सकते हैं, खेती में किस प्रकार की दवाओं का यूज किया जा सकता है, और सारी चीजें इस प्रकार की एनालिसिस करके केमिस्ट्री का एक बेस बनाकर अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं केमिस्ट्री को रीड करके। और साथ साथ इसके अंदर जितनी भी चीज सिखाई जाती है सभी को सीख करके। इसके अलावा आज के समय में बहुत ज्यादा तौर पे कहाँ पे यूज किया जाता है? मेडिसिन के लेवल पे। मेडिसिन के अंदर भी आप अपने स्कोप को बेहतर बना सकते हैं। कैसे कि आप जैसे कि केमिस्ट्री का ज्यादा यूज करते हैं, केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में दवाओं का यूज कैसे किया जाता है, कौन सी दवा हमारे बॉडी के ऊपर किस प्रकार इफेक्ट करती है, तो उसी चीजों को पढ़ने के लिए हम लोग केमिस्ट्री में जानते हैं। तो केमिस्ट्री में आप अगर चाहें तो अपनी स्कोप बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या है? और भी सारे ऐसे स्कोप्स हैं जहां पे आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। कह सकते हैं कि आप अच्छी खासी तैयारी करके केमिस्ट्री की तैयारी करके बेहतर कैरियर प्राप्त कर सकते हैं। ये बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आप दे रखा है कि बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं केमिकल के फॉसिल फ्यूल के रिस्पेक्ट में। तो बायोफ्यूल की सिंथेसिस अगर करनी है आपको,
बायोफ्यूल को सिंथेसिस करके भी आप क्या कर सकते हैं कि अच्छा स्कोप तैयार कर सकते हैं। तो ये स्कोप को बेहतर बनाने का कई सारे आपके पास प्रोसीजर हैं। तो हम यहाँ पे बात करें केमिस्ट्री की पढ़ी जा सकती है, तो केमिस्ट्री पढ़ने के लिए एक अच्छे स्कोप एक अच्छे कैरियर की बात कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके टॉपिक का सिलेबस की। तो सिलेबस में हम लोगों का पढ़ा हुआ था कि हमारे पास केमिस्ट्री के अंतर्गत बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। सबसे पहले ये जानना है कि केमिस्ट्री का यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है, एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्रीज है क्या। तो इसके एप्लीकेशन कहाँ के, पहली चीज क्या होती है फार्मिंग में। जैसे कि हम जानते हैं कोई भी किसान होता है, किसान को अपने खेत को बचाने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे पेस्टिसाइड की। पेस्टिसाइड कहाँ पे, जैसे दीमक लग जाता है या फिर छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, इन सभी चीजों से पेस्ट से बचाने के लिए क्या किया जाता है, पेस्टिसाइड यूज किया जाता है। पेस्टिसाइड कहाँ से आता है, आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तब। तो दूसरी चीज आती है वीडिसाइड। देखते हैं कि बहुत सारे खरपतवार होते हैं, छोटे छोटे घास उगाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं मोथा है, घास है, दूब है, या अनवांटेड घास से उगाती है। तो इन चीजों को रिमूव करने के लिए वीडिसाइड का यूज किया जाता है। इसके अलावा फर्टिलाइजर भी होते हैं। तो फर्टिलाइजर की अगर चर्चा की जाए तो फर्टिलाइजर क्या होता है कि जो आपके सॉरी फार्मिंग को बेहतर बनाने के लिए यूज किया जाता है, अर्थात काफी ज्यादा ग्रीनिंग करने के लिए, पौधों को हरा भरा बनाने के लिए हम लोग फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। फर्टिलाइजर की अगर बहुत ज्यादा चीज का की जाए तो आज के समय में दो प्रकार के फर्टिलाइजर पढ़ते हैं। एक फर्टिलाइजर क्या होता है, बायो फर्टिलाइजर, और दूसरा होता है केमिकल फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर की बात की जाए तो हम इसी को कह सकते हैं जिसको हम अपने घरों के वेस्ट चीजों से बनाते हैं, जिसको हम एक तरह के कंपोस्ट खाद भी कहते हैं, कंपोस्ट भी कह सकते हैं इसको। जो कंपोस्ट बनाया जाता है वो कहाँ से बनता है आप जानते हैं, घर का जो भी सॉरी सामान निकलते हैं, चाहे वो छिलका निकलता है, आलू का है, किसी भी सब्जी का छिलका होता है, या घर की जो बेकार चीज उसको हम क्या कर देते हैं, डंप कर देते हैं। डंप करके कुछ समय तक बाद वहां पे केंचुए क्या करते हैं, इन सभी चीजों खा करके कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। केमिकल में जैसे हम लोग बात कर लेते हैं यूरिया की, तो यूरिया क्या है, यूरिया एक प्रकार केमिकल प्रोसेस के बाद तैयार होती है। तो इस प्रकार के हम लोग फर्टिलाइजर यूज करते हैं। अगली बात करते हैं केमिस्ट्री का यूज कहाँ पे है। तो केमिस्ट्री का यूज हम लोग कर सकते हैं मेडिकल के लेवल पे। मेडिकल के लेवल में कहाँ कहाँ पे होता है, आज के समय में कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो सबसे पहले मेडिसिन बनाने के लिए। तो मेडिसिन कौन कौन सी मेडिसिन हमारे पास देख सकते, बहुत सारी मेडिसिन मैंने ले रखी है यहाँ पे। जैसे एंटीपायरेट्स। एंटीपायरेट्स ऐसी मेडिसिन होती है जो क्या काम करती है, आपके फीवर को कम करने का काम करती है। जैसे फीवर होता है, जैसे पैरासीटामोल खा लेते हैं, आज के समय डोलो नाम की एक आती है जिसको फीवर में ज्यादा यूज किया जाता है। तो इस प्रकार का दवाओं का यूज करके आप क्या करते हैं, सॉरी दवाओं का यूज करके अपने बॉडी के फीवर को कम करने की कोशिश करते हैं। तो लोग यहाँ पे जितनी भी फीवर से रिलेटेड दवाएं होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, एंटीपायरेट्स के अंतर्गत आती हैं। दूसरी बात आती है एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक अर्थात जो सर्जिकल ऑपरेशन आप करते हैं, सर्जिकल ऑपरेशन जब आप किसी ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, ऑपरेशन थिएटर में जिस बॉडी को आपके लिए आपको सर्जिकल या उसको सर्जरी करनी होती है, सर्जरी करने को उस बॉडी का शून्य करना पड़ता है, जिसमें हमको कुछ पता होता नहीं चलता कि क्या लगा क्या नहीं लगा, सब ठीक ठाक है। तो उसमें ये पता चलता है कि हाँ एक आपको सुई लगा है, तो सुई में क्या होता है, एक एनेस्थेटिक दवा होती है। उन एनेस्थेटिक दवा का यूज किया जाता है ऑपरेशन करने के लिए। पहले हम लोग यूज करते थे एनेस्थेटिक के लिए क्लोरोफॉर्म सबसे बेहतर माना। तो उसमें एक दिक्कत ये होती है, क्लोरोफॉर्म क्या करता है, हमारी बॉडी की जो नर्वस सिस्टम है तंत्रिका तंत्र को खराब कर देता है, जिसकी वजह से इसके कुछ साइड इफेक्ट देखे गए। फिर बाद में इसको बदल करके एक एनेस्थेटिक दवा लाई गई, उस दवाओं का यूज करके यहाँ पे ऑपरेशन में यूज किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं एनाल्जेसिक, अर्थात जो आपके पेन होते हैं, जो बॉडी में पेन्स होते हैं, उन पेन्स को कम करने के लिए क्या यूज किया जाता है, एनाल्जेसिक दवाओं का यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं अभी ट्रांसक्यूलाइजर्स। ट्रांसक्यूलाइजर किस लिए यूज किया जाता है, जैसे आप काफी ज्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं, जब आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता, दिमागी स्ट्रेस हो जाता है और आपको थकान लगने लग जाती है, मेंटल डिसऑर्डर होने लग जाता है, उसके लिए दवाओं का यूज किया जाता है। वो सारी दवाएं क्या होती हैं, ट्रांसक्यूलाइजर्स होती हैं, जो मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए यूज की जाती है, या फिर कह सकते हैं आपकी स्ट्रेस को ठीक करने के लिए दूर करने के लिए दी जाती हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग नींद की दवाओं का भी यूज करते हैं। फिर बात कर लेते हैं एंटीमाइक्रोबियल में। एंटीमाइक्रोबियल ऐसी दवाएं होती हैं जिसमें आपके कहीं कट फट जाता है, जिसमें आप छोटे बहुत मवाद लग जाते हैं, फिर कहीं छोटे मोटे कीड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं, जब वो सड़ने लग जाता है, उस सड़ने की से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटीमाइक्रोबियल दवाओं का यूज करते हैं।
और ये सारी दवाएं क्या करते हैं, आपके फंगी हैं या बात कर लेते हैं प्रोटोजोआ है, इन सभी चीजों से जो ज्यादा तौर पे बीमारियां फैलती हैं, उन्हीं बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। एक और बात की जाती है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का अर्थात जो हमारे पास बायोलॉजिकल लेवल, हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी एंटीबॉडीज होती हैं, उन एंटीबॉडीज के कम काम करने के दौरान हमारे लिए कुछ बाहर से कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, उन्हीं को हम लोग कहते हैं एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटीबायोटिक में हम लोग जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, कोकोमाइसिन हो गया, या फिर बात करें पेंसिलिनियम की बात कर लेते हैं, पेंसिलिन है, इन सभी चीजों को हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं ना, जब कई बार कट जाता है, कुछ हो जाता है, तो क्या करते हैं लोग, जाते हैं एक छोटी सी स्ट्रिप लेके आते हैं और इस स्ट्रिप को लगा देते हैं, या फिर कब जाते हैं किसी को ये पता चलता है कि कहीं इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फेक्शन होने पर क्या करते हैं, क्रीम लाते हैं, क्रीम लगाकर यूज कर लेते हैं। वही सारी चीजें क्या होती है, एंटीबायोटिक्स के अंतर्गत यूज की जाती हैं। तो इस प्रकार से बहुत ऐसे एप्लीकेशन हैं जहां पे हम लोग केमिस्ट्री का यूज करके आज के समय में बात करते हैं। फिर आप बात करें डिफेंस में, तो डिफेंस में भी क्या होता है, आपके पास केमिस्ट्री का यूज करके डिफेंस के अंतर्गत बहुत सारी चीजों को बनाया जाने लगा है। कौन कौन सी चीजें यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे आप बायो वेपन्स की बात करते हैं, जब आप किसी भी दूसरे कंट्री पे बायो वेपन्स का यूज करते हैं, तो बायो वेपन्स अर्थात एक ऐसे वेपन्स होते हैं जो बायोलॉजिकल तरीके से यूज किया जाता है। जैसे आपको सुनने में भी 2019 में लास्ट में जब लोग सुना गया था कोविड-19 की बात, तो कोविड-19 भी एक प्रकार क्या है, बायो वेपन्स की तरह काम किया गया, जो पूरे वर्ल्ड में ऑल ओवर फैला। उसी तरीके से जैसे स्वाइन फ्लू होता है, अगर इसको एक हम सेंसिस करने पर्टिकुलर एक कंट्री पर इसको ड्राइव कराते तो क्या करेगा, वो एक बायो वेपन्स की तरह काम करेगा। कोई भी आप बीमारी का जो इसके जेनेटिकली प्रोसेस करके उन सभी चीजों क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह सेपरेट किया जाता है, फैलाया जाता है, दूसरी चीजों को हम लोग बायो वेपन्स में यूज करते हैं। बात करते हैं टीएनटी। टीएनटी का नाम पूरा फुल फॉर्म क्या है, ट्राइनाइट्रोटोलुइन होता है। ये एक लॉजिकली एक तरीके का बम होता है जो नाइट्रोजन और या नाइट्रोजन के अवयवों के द्वारा बनाए जाते हैं। बात की जाती है एटॉमिक बम की, आप बखूबी जानते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एटॉमिक बम क्या होता है, यूरेनियम से बनाया जाने वाला, जो हिरोशिमा नागासाकी के लिए के रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा यूजेबल है। हमारे इंडिया में भी ये एटॉमिक बम अवेलेबल है, जिसकी डिस्कवरी की गई थी, क्या कह सकते हैं, जिसके बारे में बताया था जहांगीर होमी भाभा ने। फिर बात कर लेते हैं हाइड्रोजन बम की। तो हाइड्रोजन बम भी हमारे यहाँ अवेलेबल है, लेकिन इसका भी बहुत उचित मात्रा में यूज नहीं किया जा रहा है। तो डिफेंस के रूप में हम लोग इन सभी चीजों का यूज कर लेते हैं केमिस्ट्री के आधार पर। फिर बात करते हैं इंडस्ट्रीज में कहाँ यूज होता है। इंडस्ट्रीज में जैसे मैंने बता रखा है, आप किसी भी चीज को करते हैं, भाई हम आपके समय आपके सामने आते हैं कि किसी भी चीज को लेके आते हैं, तो उसके लिए क्या है, उन सभी चीजों को बनाने का एक तरीका है। जैसे अगर बात करते हैं बोर्ड की, तो बोर्ड भी क्या एक प्रकार के एक गैजेट है, ठीक है, गैजेट्स हैं। और जो गैजेट्स हैं ये कैसे बनाए गए हैं, इन सभी चीजों को बनाने का एक तरीका भी होता है कि भाई हम इसमें फाइबर्स यूज करेंगे, साथ साथ कुछ सेंसिटिव प्रोसेसिंग करेंगे, इसके अलावा कुछ और भी केमिकल मिला के इसको शार्पनिंग देंगे, बहुत ऐसी चीजें हैं जिसके साथ मिलाकर हम करते हैं। तो जब किसी चीज को वास्ट अमाउंट में यूज किया जाने लगता है, वास्ट अमाउंट बनाने का तरीका, जैसे हम बात करते हैं शराब की, वो भी क्या होता है, वास्ट अमाउंट यूज करते हैं, वो भी केमिकल प्रोसेस होती है। या हम बात करें तेजाब की, तेजाब भी क्या करता है, वास्ट अमाउंट में यूज किया जाने वाला है, बहुत अधिक यूज करते हैं, बैटरी में यूज करते हैं, या अलग अलग केमिकल प्रोसेसिंग करने में यूज करते हैं, अलग अलग जगह करते हैं। तो इसी तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के अगले पार्ट टॉपिक पे, जिसके चर्चा करेंगे कि आपके केमिस्ट्री में और क्या क्या जो आपके सिलेबस से जरूरी भी है और आपके अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाने वाले टॉपिक्स भी होते हैं। जैसे आप अगर नीट की तैयारी करना चाहते हैं, तो नीट की तैयारी के लिए, आईआईटी की तैयारी के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट, या किसी प्रकार के वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, उसके लिए बेसिक जो कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, वहां पे हम ये चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि कोई भी केमिस्ट्री के अंदर एक टर्म चलता है जिसको हम कहते हैं मैटर। जब हम बात करते हैं व्हाट इज अ मैटर, तो मैटर के डिफिनेशन में क्या मान के चलते हैं, मैटर एक ऐसा पार्ट होता है जिसके पास क्या होता है, स्पेस होती है, और साथ साथ वो क्या करता है, जगह घेरता है, उसके पास उसका मास होता है, तो उसको क्या कह देते हैं, मैटर के नाम से जानते हैं। तो ये क्या होता है मैटर, दैट ऑब्जेक्ट, दैट पार्टिकल्स that have
own mass and occupied space, तो इसे हम लोग क्या कह देते हैं, मैटर। तो मैटर इसी कहा जाता है जिसके पास क्या होना चाहिए, खुद का मास हो और वो स्पेस को घेर के रखे, अर्थात एक स्पेस उसके पास रखा जाए, जहां वो रखे कुछ ना कुछ स्पेस ले। तो मैटर को हम लोग क्या कहते हैं, मैटर इज दैट पार्टिकल्स दैट हैव ओन मास एंड ऑक्युपाइड स्पेस। इसके अलावा हम मैटर को और तरीके से कैसे जान सकते हैं, यहाँ पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ का बात करते हैं मैटर क्या है। मैटर की बात कही गई तो ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे कण जिनके पास खुद का भार होता है, कैसे खुद का द्रव्यमान होता है और क्या करता है, वो स्थान घेरता है, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, मैटर के नाम से जानते हैं। अब आगे इसकी बात की जाती है कि मैटर के अंदर और क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो हम लोग मैटर को पहले दो भाग में डिवाइड कर लेंगे। हम लोग देखते हैं मैटर हर जगह अवेलेबल है, जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम बात कर लेते हैं ट्री। ट्री भी एक प्रकार क्या है, मैटर है, वो भले दिखाई देता सॉलिड है। या हम बात कर लेते हैं स्काई की। स्काई भी एक प्रकार का है क्योंकि स्पेस है उसके पास, भाई मास है, स्पेस है, सब कुछ है। या हम बात करें अर्थ की, ये सब चीजें क्या होती हैं, स्पेस घेरने की इनको क्षमता होती है, इसी चीज। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि मैटर क्या होता है, इसके पास वो अपना खुद का मास होता है, खुद का द्रव्यमान और खुद का क्या होता है, वो स्पेस घेरने की क्षमता रखता है। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल लिए हैं, जैसे ट्री है, स्काई है, अर्थ है। इस प्रकार के बहुत सारे एग्जांपल है जो हमारे पास क्या है, मैटर के डिपेंडेबल अवेलेबल है। अब हम बात कर लेते हैं मैटर को कितने भाग में डिवाइड किया जा सकता है। तो हमको यहाँ पे मैटर को दो पार्ट में कैटेगराइज करना है, इसको क्लासिफाई करेंगे। तो क्या लिखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो लोग यहाँ मैटर को ध्यान रखिएगा, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक होगा फिजिकल और एक होगा केमिकल। तो पहला क्लासिफिकेशन फिजिकल का और दूसरा हम लोग क्लासिफाइड इसको करेंगे केमिकल। तो फिजिकल मैटर क्या है या फिर केमिकल मैटर क्या है, तो फिजिकल हम लोग इसको पढ़ेंगे। जैसे फिजिकल के लिए जनरली हम लोग मान के चलेंगे दो चीजें, कौन कौन से, सॉलिड, सॉरी तीन चीजें, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये तीन चीज हम लोग लेके चलेंगे कि भाई ये चीजें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ क्या करेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस में डिवाइड कर लेंगे। और जो हम बात करेंगे केमिकल के लिए, तो केमिकल में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि और सारी चीजें क्या क्या है। तो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी में जैसे एलिमेंट की बात कर लेते हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। क्या क्या आएगा, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। तो दो चीजें होंगी। तो इस प्रकार से हम लोग इसमें दो भाग में डिवाइड करके रखेंगे। एक चीज और ध्यान रखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी जब हम पढ़ाएंगे मैटर के, सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावा दो चीजें और भी बात करेंगे। दो चीजें और क्या क्या होंगी, एक होगी प्लाज्मा और एक होगा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं BES, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। तो तीन अलग अलग क्लासिफिकेशन करेंगे और फिर बात करेंगे कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है और प्लाज्मा और BAC। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, सीधा सीधा शुरू करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी में है क्या क्या। तो बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर या क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन, कहाँ पे बेस्ड करेंगे हम लोग इसके लिए, फिजिकल। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस कैसे करेंगे, इसके बाद किसको इसको कैसे बांटेंगे। तो क्लासिफाई अर्थात वर्गीकरण, द्रव्य का वर्गीकरण। तो द्रव्य का वर्गीकरण हम लोग यहाँ फिजिकल की बात करेंगे। फिजिकल में क्या क्या चीजें आएंगी, पहले हम बात कर चुके हैं। पहला क्या आएगा, सॉलिड। तो सॉलिड किसे कहते हैं, सॉलिड वो होता है जिसके पास क्या होता है, पहली चीज इट है फिक्स्ड शेप एंड
साइज, तो इसकी शेप और साइज फिक्स्ड होती है। दूसरी चीज क्या होती है कि ये इट हैव लेस एटॉमिक लेस या फिर वेरी लेस इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस। तीसरी चीज क्या आती है, इट हैव मोर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। चौथी चीज बात कर लेते हैं, these molecule are vibrate in our position। तो क्या करते हैं, अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट करते रहते हैं, इनका कोई भी वो नहीं रहता कि भाई एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, केवल अपनी जगह क्या करते हैं, लोग वाइब्रेट करते रहते हैं। तीसरी चीज क्या करते हैं, चौथी चीज, पांचवी चीज यहाँ बात की, इट हैव फिक्स्ड शेप एंड साइज। तो इसी तरह से इट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, इनके वॉल्यूम भी क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात कर लेते हैं तो एग्जाम्पल कौन कौन से इसके हैं, जैसे हम बात कर लेते हैं ब्रिक्स, शुगर, ब्रिक्स है, शुगर हो गया, वुड है, टेबल है। इस प्रकार बहुत ऐसी चीजें हैं जो क्या करती हैं, सॉलिड के रिस्पेक्ट बात की जाती है। अब क्या हाथ पे वैसे बात करते हैं शेप और साइज, या अगर हम बात करते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस। इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस का मतलब क्या होता है, इनके बीच की जो पाई जाने वाली जगह होती है, इसको हम कहते हैं अंतरा आणविक स्थान। तो ध्यान रखिएगा, सॉलिड अर्थात जो द्रव होगा वो क्या क्या होता है, इसकी शेप और साइज, आकृति एवं आकार फिक्स रहता है अर्थात नियत रहती है। इसके अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस अर्थात अंतरा आणविक स्पेस स्थान, अंतरा आणविक स्थान बहुत कम पाया जाता है। इसके अंतरा आणविक स्थान अर्थात इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स भी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, अपनी जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं, कंपन करेंगे। तो ये अपने इनके सॉलिड के जितने भी कण होते हैं वो कण अपनी जगह पे क्या करते हैं, कंपन करते हैं। तीसरी चीज बताई, अगली चीज बताएगी कि इनके जो वॉल्यूम अर्थात जो आयतन होता है, जिस प्रकार आकृति और आकार फिक्स होता है उसी प्रकार से आयतन भी क्या होता है, फिक्स होता है। तो इसके एक स्ट्रक्चर बना के देखें तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये क्या है, एक कोई मैटर है और उस मैटर के अंदर बहुत सारे छोटे 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 क्या है, पार्टिकल्स हैं, और सारे पार्टिकल्स किस प्रकार से जुड़े हैं, कुछ इस प्रकार से जुड़े हैं। और जो ये जुड़े हैं तो इन सभी को हम लोग क्या कहेंगे, इसको मान लेते हैं पार्टिकल्स या मैटर है, सॉरी मॉलिक्यूल है। और जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स के बीच देख सकते कोई भी जगह नहीं है, या आप कहीं भी जगह बात नहीं कर सकते। तो ये जो जगह नहीं पाई जाती है, इन्हीं जगह को लोग क्या कहते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस। तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके दिखा देते हैं, इसको थोड़ा रेंज करते हैं और इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाएं। तो मान लो कि ये दो, मैं इस प्रकार से कुछ मॉलिक्यूल्स ले लेता हूं और मॉलिक्यूल्स के बीच का आप देख लीजिए जो जगह ये दिख रही है, इन्हीं जगहों को क्या कहा जाता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस। इन्हीं को लोग इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस के नाम से जानते हैं। ये जो स्पेस होता है काफी कम होता है, किसके अंतर्गत, सॉलिड के अंतर्गत। लेकिन जब लिक्विड की बात करेंगे तो थोड़ा बढ़ जाएगा, गैस में और ज्यादा बढ़ जाएगा। फोर्स की बात की जाए तो भाई जब ये दोनों चीजें, ये दोनों जो एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, ये दोनों क्या करेंगे, इन दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स होता है काफी ज्यादा। ये लोग अपने आप को खींच के रखे रहते हैं और खींच के इतना रखे रहते हैं कि अपने आप को इनको तोड़ना हो तो बहुत ज्यादा दम लगाना पड़ता है, क्या कह सकते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ जाती है, तब जाके क्या होता है, ये लोग अलग होते हैं। तो यहाँ पे आपको जो मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो दो मॉलिक्यूल की बहुत ज्यादा बढ़ा होता है, जिसकी वजह से, जिसको अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होने की वजह से, आकर्षण बल ज्यादा होने की वजह से ये लोग आपस क्या चिपके रहते हैं। चिपके होने की वजह से हम लोग क्या पता कर लेते हैं, क्योंकि
तो अब हम शुरू करेंगे लिक्विड के लिए। तो लिक्विड की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? तो लिक्विड की प्रॉपर्टी की पहली बात कर लेते हैं। लिक्विड क्या होता है, जिसको लोग द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य क्या क्या चीजें हैं? पहली चीज तो इट हैव वेरिएबल वॉल्यूम, सॉरी, इट हैव वेरिएबल शेप एंड साइज। दूसरा, इट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। तो इनका शेप और साइज तो वेरिएबल होता है, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। जैसे अगर कहा जाए 1 लीटर आप पानी लीजिए, 1 लीटर पानी का मतलब आपने के पास 1 लीटर ही पानी है, और उस 1 लीटर पानी को आप चाहे थाली में रखिए, चाहे पॉलीथीन में रखिए, चाहे बोतल में रखिए, तो आपका पानी तो 1 ही लीटर रहेगा, लेकिन आपका स्पेस शेप और साइज क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी, क्योंकि बोतल का शेप ले लेगा। या तो आपकी साइज की बात करें, मान लिया जाए कि आप क्या करते हैं, बड़े से टंकी में 1 लीटर पानी डाल दो, तो क्या हो जाएगा? उसकी साइज क्या हो जाएगी? ऐसे लगेगी जैसे बड़े टंकी में कोई चीज रखी है। शेप कैसा रहेगा? टंकी के जैसे रहेगा। तो शेप और साइज वेरिएबल होती है, जबकि वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स्ड होता है। इसके अलावा तीसरी बात कर लेते हैं, तो इट हैव इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस। इनके पास इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस होता है, ध्यान रखिए, उसमें थोड़ा ज्यादा कम होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? ज्यादा होता है। चौथी चीज, इट हैव इंट्रामॉलिक्यूलर, इट हैव लेस, लेस लिखना, सॉरी, इट हैव लेस इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। इनके पास इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स थोड़ा कम होता है, जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है? थोड़ा ज्यादा होता है। पांचवी चीज अगर बात कर लेते हैं, these molecules are these molecules are flow from one end to other। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ अदर बात करें कि कभी कभी ये यूनी डायरेक्शनल हो सकता है, या फिर डायरेक्शनल, इसको लोग अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। ये दो चीजें होती हैं, डायरेक्शनल और अनडायरेक्शनल। तो ये दो चीजें हैं, एक तो डायरेक्शनल हो सकती है, तो अनडायरेक्शनल। इसको जो क्या कहते हैं लोग, डायरेक्शनल का मतलब होता है जो दिशा होती है, अर्थात दिशा स्थिर होती है एक, और एक ऐसे होते हैं जो अनदिशा। जैसे पानी कहीं गिरा दो, पानी का गिरा दें क्या करेगा? वो सीधा सीधा कहीं भी चला जाएगा, आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, कहीं भी जाएगा। लेकिन अब भाई कोई डायरेक्शन दे देते हैं कि हाँ भाई आप क्या करते हो, एक गेम खेला जाता है ना, पानी गिरा देते हैं लोग, क्या करते हैं, यहाँ से डंडी लेते हैं और डंडी से खिंचाते ऐसे ऐसे चले जाते हैं, पता नहीं पानी क्या करता है, इसी साइड इधर चलता चला जाता है, इसी साइड चला जाएगा, चला जाएगा, चला जाएगा, फिर क्या करेगा? पानी केवल आगे जाएगा, पीछे जाएगा ही नहीं, फिर और दूसरी साइड नहीं जाएगा। तो इसीलिए कभी कभी डायरेक्शनल हो जाता है, कभी कभी अनडायरेक्शनल रखा जाता है, इसलिए क्या करते हैं, सब फ्लो करते हैं। इन्हीं फ्लो के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? मोशन होता है, उस मोशन का एक नाम होता है, ठीक है। तो दिस फ्लो, द फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, या कोई भी क्या कहते हैं, लिक्विड के वाटर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन।
तो इसे लोग ब्राउनियन मोशन के भी नाम से भी जानते हैं। तो ब्राउनियन मोशन जो होता है क्या कहते हैं कि आपके पर्टिकुलर मान लीजिए कि आपके पास ये एक कप है या कोई ग्लास है और उस ग्लास के अंदर वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इस प्रकार से पड़े हैं। क्या करेंगे, इधर जाएगा इस सॉरी इधर जाएगा, एक ही साइड रहेगा, इधर लड़ेगा, इधर लड़ सकता है, इधर जा सकता है, ये नीचे आ सकता है, कहीं ना कहीं क्या करते हैं चलता रहता है। इन्हीं चीजों को लोग क्या कह देते हैं, ब्राउनियन मोशन के नाम से इस चीज को जाना जाता है। इसके अलावा बात करते हैं इसके अंदर की एग्जाम्पल की, जैसे वाटर, ऑयल, मिल्क, इस प्रकार की बहुत ऐसी चीजें हैं जो क्या करती हैं, लिक्विड जैसा बिहेव करती हैं। तो लिक्विड को लोग इस प्रकार से शो करवाते हैं। अब मैंने आपको इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स बता दिया था, इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस बता दिया था, तो दोनों चीजें बताई जा चुकी हैं। तो इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स क्या चीजें हैं, जैसे लिक्विड में है, जैसे सॉलिड में पढ़ा गया वैसे ही लिक्विड में भी रहता है। अगला पार्ट हम लोग पढ़ते हैं गैस के लिए। तो गैस के लिए क्या हो जाता है, पहली चीज इट हैव नो फिक्स्ड वॉल्यूम, शेप एंड साइज। तो इसका ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है, ना शेप फिक्स होता है, ना तो साइज फिक्स होता है, कोई चीज फिक्स नहीं होती है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि ये इट हैव वेरी लेस इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। तो इनके पास जो अंतरा आणविक बल होता है, वो अंतरा आणविक बल क्या होता है, बहुत कम होता है। तो इनके पास अंतरा आणविक बल कम है। तीसरी चीज तो इट हैव वेरी लेस इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। चौथी चीज इट हैव मोर इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस। इनके पास इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस की संख्या क्या होती है, बहुत ज्यादा बड़ी होती है, क्या बहुत दूर दूर तक होते हैं इनके अंदर। चौथी चीज इट हैव so these molecules are so, क्या शो करते हैं ये लोग, ब्राउनियन मोशन। तो ये लोग ब्राउनियन मोशन शो करते हैं। ध्यान रखें, ब्राउनियन मोशन हिंदी में भी कहते हैं, इंग्लिश में भी कहते हैं। ये रेंडमली होते रहते हैं, तो रेंडम मोशन भी पाया जाता है। तो इस प्रकार से चीजें पाई जाती हैं। एग्जाम्पल की अगर चर्चा करें तो एग्जाम्पल क्या क्या इसके अंतर्गत है, जैसे हम बात कर लेते हैं नाइट्रोजन गैस की, नाइट्रोजन गैस, एलपीजी गैस, ठीक है, सीएनजी गैस। इस प्रकार बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपके पास यहाँ पे वर्केबल होती हैं। तो आप पसंद बता दिया है। गैस क्या होती है, इनके पास फिक्स्ड सॉरी नो फिक्स्ड क्या क्या वॉल्यूम, शेप और साइज फिक्स्ड नहीं होती है। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम पाया जाता है। इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा पाया जाता है। इनके अंदर ब्राउनियन मोशन अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से कहीं पर भी आ जा सकते हैं। नाइट्रोजन गैस, एलपीजी, सीएनजी, ये तो आपके इसके एग्जांपल्स हैं जो सॉलिड, लिक्विड और गैस के कंपैरिजन में रखे जाते हैं। तो आज हम इसके बाद बता चुके हैं कि लिक्विड क्या है, सॉलिड क्या है, गैस क्या है और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और प्रॉपर्टीज के आधार पर क्या क्या चीजें बनने वाली हैं। इसके अगले टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ा सा दो पार्ट जो प्लाज्मा और बोसाइट कंडेंसेशन। तो हम लोग चर्चा कर लेते हैं बोसाइट कंडेंसेशन क्या, प्लाज्मा क्या है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि दो चीजें या दो से ज्यादा चीजें क्या करती हैं, आपस में एक जैसे दिखने लग जाती हैं। जैसे मान लिया कि आपके पास लिक्विड और सॉलिड एक ही जैसे दिखने लग गया, या लिक्विड और गैस एक जैसे दिखने लग गए, या फिर बात कर लेते हैं गैस और
लिक्विड और सॉलिड तीनों एक ही जैसे दिखने लगे, एक ही चीज में तीनों चीजें मिल जाए। एग्जाम्पल तो जैसे आग बात करते हैं, आग की अगर बात की जाती है तो आग में हम लोग देख सकते हैं आग को सॉलिड की तरह, उसका कोई फिक्स पाथवे नहीं होता किधर वो जाएगा, तो अर्थात एक प्रकार से लिक्विड जैसा काम करता है और गैसियस की तरह भी बिहेवियर करता है। तो आग को हम लोग किस में रख सकते हैं, किस में रखेंगे पता नहीं, तो इसी चीजों के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे प्लाज्मा और बीएससी में क्या है। तो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन और प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर आपको लिक्विड और प्लस सॉलिड कि दोनों के कंपैरिजन देखने को मिलेंगे, लिक्विड भी मिलेगा और सॉलिड भी मिलेगा। जैसे हम बात कर लेते हैं किसी भी चीज के अंदर इलास्टिक सीडी डाल देना, दिखेगा सॉलिड के जैसे ही और उसको कितना भी खींचो वो खींचता चला जाएगा, एक जैसे कैसे जैसे लिक्विड। तो ऐसा लिक्विड के जैसा है और सॉलिड दोनों कंपैरिजन कर लेते हैं तो क्या कहलाता है, एक तरीके का बन जाता है प्लाज्मा जैसा वर्केबल। इसके आधार पे हम लोग बात कर लेते हैं जैसे आग की, तो आग भी उसमें दोनों कंडीशन सॉलिड के जैसे भी और गैस और लिक्विड की जैसे भी काम करता है। तो दोनों चीज का कंपैरिजन उसमें किया तो क्या कहते हैं हम लोग कि गैस सॉरी जो आपका आग है वो किस प्रकार से काम कर रही है, आग एक प्लाज्मा की तरह काम कर रही है। जैसे आज के समय आपने फोल्डेबल मोबाइल देख रखी है या फोल्डेबल लैपटॉप जो अवेलेबल होते हैं वो सब क्या होते हैं, प्लाज्मा पर ही डिपेंडेबल होते हैं, प्लाज्मा टेक्निक पर ही डिपेंड है, वो प्लाज्मा पर डिपेंड होकर सारा का सारा काम करवाया जाता है। ये हम बात कर लेते हैं कि जो टच पैड है या फिर बात करते हैं कि जो ट्रांसपेरेंट चीजें आती हैं आज के समय, ट्रांसपेरेंट मोबाइल है, ट्रांसपेरेंट लैपटॉप की स्क्रीन हैं, वो सारी चीजें किस पर डिपेंड पर कर जाती हैं या उसका वर्केबल किस प्रकार करता है, प्लाज्मा के आधार पे। तो इस तरीके से कई ऐसी चीजें हैं जो प्लाज्मा के रिस्पेक्टेशन में हैं। अब बात करते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन की, तो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन एक ऐसी चीज है जिसके लिए एक कल्पना करना मुश्किल है। हम नहीं कह सकते कि तीनों चीजें कहाँ मिलेंगी, मिलेंगी, मिलती भी हैं। जब आप चर्चा करते हैं कि लिक्विड को बहुत सारी किसी भी एलिमेंट को बहुत ज्यादा तोड़ा जाए, तोड़ने के अंदर जो भी चीजें मिलेंगी उसका कुछ ना कुछ फॉर्म बनेगा, तो उस फॉर्म के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे इसकी बातें करने वाले हैं। और बेसिक हम बढ़ते हैं आगे की ओर अगला टॉपिक पे जिसका नाम है कन्वर्जन ऑफ मैटर, कि किस प्रकार से मैटर का चेंज कर सकते हैं, मैटर एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ बात करेंगे चेंज ऑफ मैटर। तो मैटर को चेंज करने का क्या क्या प्रोसीजर होता है, चेंज मगर कोई मैटर है तो मैटर जो सॉलिड लिक्विड गैस है तो उसको चेंज करने की क्या चीजें हैं देख लेते हैं। हमारे पास एक सॉलिड होगा, सॉलिड के बाद क्या दिया जाएगा लिक्विड, और लिक्विड के बाद क्या होगा आपके पास ये गैस। तो सॉलिड से लिक्विड बदलना, लिक्विड से गैस बदलना, गैस से सॉलिड बदलना, ये जो प्रोसीजर होता है इसे उन्होंने क्या कहते हैं चेंज ऑफ मैटर्स या फिर कन्वर्जन ऑफ मैटर्स। तो सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होता है, ध्यान रखिएगा सॉलिड को हम लिक्विड में चेंज करेंगे, सॉलिड का मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म ले मतलब आइस है ये, तो आइस को क्या बदला जाए वाटर में। तो हम क्या करते हैं पानी को सर जैसे बर्फ निकाले तो बर्फ को जैसे हम पानी को बाहर रखते हैं तो बाहर का टेम्परेचर क्या बढ़ जाता है, और बाहर जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या कर जाता है वाटर में कन्वर्ट, जैसे आइसक्रीम होते हैं, आइसक्रीम जैसे आप खाने शुरू करते हैं धीरे धीरे क्या करता है आइसक्रीम गल जाती है, तो गलने को हम लोग क्या कहते हैं मेल्टिंग, क्या कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग की बात की जाएगी। तो आइस से जब वाटर में कन्वर्ट किए तो मेल्ट होता है, और मेल्ट होने का जो मिनिमम टेम्परेचर रेंज माना जाता है वो मिनिमम टेम्परेचर रेंज माना जाता है 4 डिग्री सेल्सियस। तो आइस को जब वाटर में कन्वर्ट करना होता है तो आइस वाटर में बहुत जल्दी क्विकली कैसे कब कन्वर्ट हो जाए, जब वो लगभग 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गेन कर लेता है तब, तो इतनी जल्दी कन्वर्ट होकर आ जाता है। फिर बात कर लेते हैं अगर हम आइस लिक्विड को क्या किया जाए सॉलिड में कन्वर्ट करें, तो लिक्विड को सॉलिड में जब कन्वर्ट किया था, पानी को जब आइस होता था क्या करते हैं फ्रिज में रखते हैं, फ्रिज को हम लोग इंग्लिश में फ्रिज ही कहते हैं, नहीं तो इसी प्रोसीजर को हम लोग क्या कह देते हैं फ्रीजिंग, ठीक है नाम क्या है इसका फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग के द्वारा क्या कर लिया था इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। ध्यान रखिए इसमें जो टेम्परेचर होता है बिलो टू 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए, तब आप अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर रख देंगे तो पानी हल्का जमना शुरू हो जाएगा, फ्रीज होना शुरू हो जाएगा,
लेकिन बहुत ज्यादा जमाना होगा तो अब क्या करना पड़ेगा, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना पड़ेगा। इसको हम फ्रीजिंग कहते हैं। फ्रीजिंग को हिंदी में कहा जाता है हिमांक, और मेल्टिंग को कहा जाता है गलनांक। दो चीजें हो गई। अब बात करते हैं लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना। तो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, जैसे पानी होता है, पानी को उबालना शुरू कर देते, धीरे धीरे उबलता जाता है, तो उबलते उबलते पानी क्या हो जाता है, गैस बन के बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। इसी को क्या कहते हैं कि लिक्विड बदल गया गैस में। अब गैस में जब कन्वर्ट होता है तो कैसे करेंगे, इसके लिए इसमें देख लेते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बॉइलिंग करना पड़ेगा, बॉइल करेंगे, ठीक है। तो इसको लोग कहते हैं इवेपोरेशन, नाम आएगा इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन जिसको लोग कहते हैं वाष्पन। तो वाष्पन की जब प्रक्रिया होती है, इवेपोरेशन की प्रोसेस जब होती है तब क्या कहते हैं, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसका जो टेम्परेचर रेंज रखा जाता है वो क्या, कितना रखा जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर। ध्यान रखिएगा ये वाटर का है, सबका अलग अलग होता है। हम लोग ये बहुत डिटेल में टॉपिक में पढ़ेंगे इसके बारे में, तो जानकारी लेंगे कितना कितना होता है सबका अलग अलग। फिर बात करते हैं कि कोई गैस है, गैस को क्या किया जाए, लिक्विड में कन्वर्ट किया जाए। तो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको कंडेंस करना पड़ता है। इसको क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन जिसको लोग हिंदी में क्या कहते थे, संघनन। तो संघनन की जब प्रक्रिया की जाती है, कंडेंसेशन की प्रक्रिया की जाती है, तो गैस क्या करते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका जो टेम्परेचर रेंज इनमें माना जाता है, अगर आप किसी भी चीज को रख करते गर्म करते हैं और हल्का उस पर वेपोराइजेशन वाले प्रोसेस के टेम्परेचर रेंज से कम होना चाहिए, तब ये क्या करेगा, कन्वर्ट कर देता है लिक्विड फॉर्म में। जैसे अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का है, तो आप इसको अगर 40 के आसपास अगर रखते हैं, 30-40 के आसपास, तो ये क्या करता है, आपके गैस को कन्वर्ट कर देता है लिक्विड में। तो ये हो गई कंडेंसेशन। अब बात क्या करते हैं, गैस से सॉलिड बदलना या फिर सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना। क्लास 8 तक हम लोग को एक टॉपिक पढ़ाया जाता है जिसको लोग क्या कहते थे, सब्लिमेशन, ठीक है। तो सब्लिमेशन से डायरेक्टली कर लिया जाता है। तो जब हम क्या करते हैं, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बदला जाता है, ध्यान रखिएगा, सॉलिड से गैस के, तो क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के द्वारा क्या करते हैं, यहां से लेकर यहां तक इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, सॉलिड से लेकर गैस तक। इसको लोग हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन के नाम से जाना जाता है। इसको कन्वर्ट करने की प्रोसीजर होती है, ध्यान रखिए, इसमें फुल डिटेल पढ़ाएंगे सारी टॉपिक, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, कंडेंसेशन, ये सब्लिमेशन, इवेपोरेशन, जितनी भी टॉपिक्स यहाँ पे हैं उन सभी चीजों की चर्चा की जाएगी फुल डिटेल में। और हम यहाँ पे कन्वर्जन पढ़ा रहे हैं, तो किस प्रकार से मैटर कन्वर्ट होता है ये बात बताएगी। तो लिक्विड से गैस। अब बात करते हैं, सॉलिड से हमने गैस कन्वर्ट कर लिया जिसको कहते हैं सब्लिमेशन। लेकिन कोई गैस है, गैस से सॉलिड बदला जाए तो क्या करेंगे, इसको कहते हैं डिपोजिशन। क्या कहलाता है, डिपोजिशन, जिसको हिंदी में निरपेक्षण कहा जाता है। तो निरपेक्षण के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम किसी भी गैस को बदल सकते हैं सॉलिड के रूप में। तो ध्यान रखिए कि इसको हम लोग पूरा इस प्रकार से बनाते हैं, ये पूरा एक साइकिल है। इसको अगर जनरल बात की जाए कि क्या होता है, कब टेम्परेचर गेन होगा, कब टेम्परेचर कम होगा। तो ध्यान रखिए, जब मेल्टिंग की प्रोसेस होगी, तो मेल्टिंग की प्रोसेस में टेम्परेचर आप क्या करेंगे, टेम्परेचर को आप बढ़ाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, तो सॉलिड से लिक्विड बदलने क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहलाती है, उसमें क्या करना, टेम्परेचर गेन करना पड़ेगा। इसी तरीके से बात किसकी करते हैं, मेल्टिंग हो गई। दूसरा पार्ट क्या हो गया, दूसरी जगह कही जाती है कि आप जब इवेपोरेशन करते हैं, तो इवेपोरेशन भी क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, टेम्परेचर फिर भी यहां बढ़ाना पड़ेगा। फिर हम बात कर लेते हैं सॉलिड से आपको क्या करना है, गैस में कन्वर्ट करना। अगर आप सॉलिड से गैस अर्थात हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन।
तो सब्लिमेशन में क्या करना पड़ेगा हमें, इसके लिए हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, फिर भी गेन करना पड़ेगा। ये 3 ऐसी चीज जहां पर टेम्परेचर गेन होगा, और 3 ऐसे प्रोसीजर हैं जहां पे आपको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। अर्थात 23 में ले लेते हैं, 4 नंबर जैसे बात करते हैं फ्रीजिंग की, तो फ्रीजिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर आपको कम करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से बात कर लेते हैं कंडेंसेशन की, तो कंडेंसेशन के लिए भी क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। फिर बात करते हैं डिपोजिशन के लिए, तो डिपोजिशन की जब प्रोसेस की जाती है तभी भी क्या करते हैं, टेम्परेचर आपको कम करना पड़ेगा। तो ये 3 ऐसी चीजें हैं जहां टेम्परेचर गेन होंगे, ये 3 ऐसे चीजें जहां पे टेम्परेचर आपको मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया चेंज ऑफ मैटर। तो आज का हमारे नॉर्मल टॉपिक्स जिसमें लोग हम पढ़ चुके हैं, इसका फिजिकल प्रोसेस, तो फिजिकल के बारे में जानकारी हो चुकी है। अब बात करेंगे हम लोग इसके केमिकल क्लासिफिकेशन की। तो आपको अगले टॉपिक पर बात करेंगे कि किस प्रकार से केमिकल प्रोसीजर काम करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को हमारे चैनल से बने रहें और साथ साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी आसानी से ये टॉपिक्स पढ़ने को मिल जाए। धन्यवाद।